गुड आफ्टरनून डियर। चलिए हम आज सारणिक के आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बच्चों दो टॉपिक से सारणिक के ऊपर 2-3 लेक्चर दे चुका है। उसमें आपको सारणिक के जो मेन कहना चाहिए इंट्रोडक्शन तो दे चुका हूँ मैं उसके ऊपर। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे सारणिक के प्रगुण। बच्चों ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है इस दृष्टिकोण से कि इस प्रगुण के सहारे 4 से 5 प्रश्नावली के सवाल हल होते हैं। तो हम इस प्रगुण को बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक जो मेरे आज का प्रयास है इसका जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और इस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट हम याद कर करके लिख लिख के 4 से 5 बार 10 बार देखेंगे तो हमें याद हो जाता है। और उनके उस जिसको हम याद करेंगे या जिस प्रगुण को हम दिमाग में रखेंगे उसका प्रयोग ना सवाल बनाते समय करते हैं, तो जिससे सवाल बहुत तेजी से बनता है। ठीक है, तो सारणिक के प्रगुण तो हमको भाई जब सारणिक में 2 प्रकार से हल करते हैं ना, एक होता है हमारा क्या प्रसार नियम से हल करते हैं, प्रसार नियम से लगा के हल करते हैं, और दूसरा जो हम हल कर रहे हैं वो क्या करेंगे प्रगुण की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो प्रसार नियम से कुछ तो समस्याएं होगी कि हमें प्रगुण अप्लाई करना पड़ता होगा। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि क्या होता है यदि किसी सारणिक में बड़े बड़े संख्या दे दी जाए या बड़े बड़े व्यंजक उसमें आ जाए तो उसको सॉल्व करने में बहुत समस्या महसूस होती है। तो वो समस्या ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उस सारणिक में प्रगुण अप्लाई करके उस सारणिक को सरल बना लेते हैं और उसके बाद उस सारणिक हमसे हल हो जाता है। तो चलिए काफी कुछ इसके बारे में आपको बता दिया, इसलिए बताना पड़ा इसके टॉपिक करने से पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे दृष्टिकोण में इस चैप्टर का सबसे कठिन भाग कोई है तो इससे संबंधित सवाल है। तो आप जब ये भी अपने आप में कठिन है, इसके बाद जो इसके सवाल आएंगे वो भी अपने आप में कठिन है। तो हमको 6 नंबर का सवाल है ना, 6 नंबर यहाँ से आना ही आना है, तो हम उससे भाग नहीं सकते। तो बेहतर है कि उस पर अपना समझ बनाएं और पकड़ बनाएं। चलिए प्रयास करते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, शायद ये प्रयास आपके काम आ जाए। तो चलिए प्रगुण से आपको मैं रूबरू कराता हूँ। पहला प्रगुण जिसका क्या है, तो सारणिक का जो पहला प्रगुण है, ठीक है, इस पहले प्रगुण में क्या होता है, पहला प्रगुण ये कहता है यदि किसी सारणिक, चलो मैं लिखता नहीं हूं, बोल देता हूं, बोल के समझाता हूं आपको ना। यदि क्या होता है किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक के देखिए मैं लिख रहा हूं, लिख के आपको समझाता हूं, शायद कुछ आप तो ऐसे लिखते लिखते शायद कुछ पकड़ लें, इसलिए चलिए अब बोलता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं बोल रहा था यदि किसी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ, उस सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ या किसी सारणिक में यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए। ठीक है, इसको आपको लिखना है ना, जो बोल रहा हूं मैं इसको आपको नोट डाउन करना है। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के सभी अवयव या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये नियम नंबर फर्स्ट, या प्रगुण फर्स्ट कर सकते हैं। प्रगुण 2 क्या कहता है, देखो प्रगुण 2 क्या कहता है, प्रगुण 2 ये कहता है यदि किसी सारणिक में हमको ये सारणिक दिया हुआ है तो मैं इस सारणिक को कैसे लिख सकता हूं, इस सारणिक में ये जो पंक्ति दिख रहा है इसे मैं स्तंभ बना सकता हूं। और क्या देखा आपने कि प्रगुण नंबर 2 ना, प्रगुण नंबर 2 क्या कर रहे हैं, यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को, है ना, या क्या स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रगुण नंबर 2 है।
मैं पुनः बता रहा हूं, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति को किसी स्तंभ से या स्तंभ को पंक्ति से बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रगुण नंबर 2। फिर प्रगुण नंबर 3 में आते हैं। प्रगुण नंबर 3 क्या कहता है? प्रगुण 3 यह कहता है कि A3 B3 C3, यदि मैं इसे ऐसा लिख दूं A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, क्या दिख रहा है आपको? क्या नोटिस किए कि ये जो मैंने लिखा हुआ है R2 यहाँ पे इस सारणिक में, इसमें मैंने ऊपर लिख दिया उसको, और R1 जो लिखा हुआ है उसको नीचे कर दिया। मतलब क्या हो गया? या इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था, सपोज ना ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता था, देखो मैंने थर्ड कॉलम को कुछ नहीं किया है, क्या किया है? देखो आप ध्यान से देख पा रहे हो, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया है। मतलब प्रथम कॉलम को द्वितीय कॉलम, द्वितीय कॉलम को प्रथम कॉलम बना दिया। इसी प्रकार यहां भी देख सकते हो आप, प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति, द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में चेंज कर दिया है। तो ऐसा मैं कर सकता हूं। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि इस सारणिक के मान में तो कोई बदलाव नहीं होगा, हाँ, लेकिन इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो सारणिक का मान सेम रहेगा, लेकिन किसमें आ जाएगा? नकारात्मक में आ जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये होता है प्रगुण नंबर 3। यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणिक का मान तो सेम रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। प्रगुण नंबर 3। चलिए प्रगुण नंबर 4 में आते हैं। 4 क्या कहता है आपको? 4 प्रगुण जो है, फोर्थ प्रगुण कहता है A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 B1 C1 A2 B2 A2 A1 B1 है ना, ये A2 A2 A3 A3 C1 C2 C2। सपोज ऐसा आ जाता है, एक सारणिक दिया हुआ है, एक सारणिक में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दो पंक्ति, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? ये दो पंक्ति, ये दो स्तंभ कैसे दिख रहे हैं आपको? ये दोनों क्या दिख रहे हैं? इक्वल दिख रहे हैं, यानी कि क्या C1 इक्वल टू C2। यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ? R1 इक्वल टू R2, अगर शॉर्ट में बात करूँ तो। ठीक है, तो अगर पहला वाला भी शॉर्ट निकाल, पहला वाला डेल है तो डेल डेश निकाल लीजिए, वो क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? दोनों जीरो के, सॉरी, पहला वाला डेल है, ठीक है, और उसके यदि किसी एक पंक्ति में या एक कॉलम में सारे अवयव जीरो हैं, उसका मान क्या जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट दूसरा अगर आप दिमाग में रखना चाहें तो दूसरा के लिए हमने क्या देखा था? दूसरे में हमने क्या बताया था आपको कि यदि उसके रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, है ना, मतलब क्या R1 चेंजेस टू C1, RI चेंजेस टू CI, या CI चेंजेस टू क्या RI, तो क्या होता है? मतलब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डेश का मान क्या जाएगा, है ना, अपरिवर्तित रहता है, दोनों के मान बदलते नहीं, मतलब सेम रहता है। फिर थर्ड में क्या बताया आपको मैं? थर्ड में आपको बताया था हम किसी भी R को, है ना, RI को RJ में और CI को CG में
Cj में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी किसी भी रो को कोई भी कॉलम, मतलब दूसरा रो को पहला कॉलम बना सकते हैं, पहला को दूसरा कॉलम बना सकते हैं, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ बना सकते हैं। ऐसा बनाने से फर्क क्या पड़ता है हमारे पास? फर्क ये पड़ता है कि सारणिक के मान नहीं बदलता लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये 3 प्रकार के आपसे बात हो चुकी है। ठीक है, बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। चलिए इसको मिटा देता हूं और फिर अपन देखते हैं यहाँ पे 4 दिया जाता है R1 = R2 और C1 = C2। मतलब किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 2 केस में 0 हुआ। फिर से प्रगुण नंबर फर्स्ट याद करो, क्या होता है? किसी रो के पूरे एलिमेंट 0 या किसी स्तंभ के पूरे एलिमेंट 0 तो सारणिक का मान 0। और सेकंड केस में क्या हो रहा है? कोई 2 पंक्ति बराबर हो गया या 2 स्तंभ बराबर हो गया तो डेल्टा का मान, मतलब सारणिक का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 के ध्यान दे दिए। चलिए 4 हो गया। 4 के बाद मैं आपको 5वां बताता हूं। तो इसको क्या लिख सकते हो? यदि किसी सारणिक में कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव या 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। चलिए 5वां केस में क्या करते हैं हम लोग? यदि किसी सारणिक में ABCDEFGHI, चलिए ऐसा ले लेते हैं ताकि आपको, और इस सारणिक में मैं, ठीक है, एक सारणिक ले लिया, इस सारणिक के प्रथम पंक्ति में मान लो मैं k से गुना कर देता हूं। प्रथम पंक्ति में k से गुना कर दिया तो प्रथम पंक्ति में k से गुना करने से सिर्फ होगा क्या? ये जो सारणिक है, ठीक है, मैंने गुना किसमें किया है? मैंने गुना किया है केवल इस सारणिक के प्रथम पंक्ति में, लेकिन इससे बदलाव क्या होगा? इस सारणिक का जो भी मान आएगा उसका के गुना हो जाएगा वो, और जो संख्या से हम गुना किए हैं वो सारणिक उसी संख्या से गुना हो जाता है। ठीक है, उतना गुना हो जाएगा। अगर मान लो सपोज मैं यहाँ 2 से गुना करता, इस सारणिक के इस पंक्ति में 2 से गुना करता तो यहाँ क्या हो जाता? ये सारणिक का मान 2 गुना हो जाता। 3 से गुना करता 3 गुना हो जाता, 4 गुना 4 गुना हो जाएगा। किसी भी पंक्ति या किसी भी रो में, किसी भी पंक्ति या किसी भी रो में, किसी भी पंक्ति या किसी भी रो में किसी संख्या से गुना करने पर उस सारणिक का मान उतना गुना हो जाता है। ठीक है, यह है प्रगुण नंबर 5। चलिए प्रगुण नंबर 6 में आगे 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या कहता है? 6 कहता है यदि मुझे कोई प्रगुण इस टाइप से दिख रहा है, यदि ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि हुआ क्या है, चलो इसको प्लस माइनस में दोनों ले लेता हूं। यदि किसी सारणिक में कोई किसी पंक्ति में, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयव 2 संख्याओं का योगफल है या अंतर है, या क्या है? अंतर के रूप में लिखा हुआ है। किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में किसी भी पंक्ति या C1 C2 C3, चलिए पुनः देखते हैं एक बार। मैं क्या बोला था? यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में जो अवयव है वो अवयव 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं के योगफल या अंतर के रूप में दिया गया है, तो इस सारणिक को हम निम्न प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस α1 α2 α3
बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 C1 C2 C3। देखिए एक बार पुनः समझते हैं इसको, ठीक है, इस लोगों में समझते हैं क्या लिखा है। यदि किसी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ में अवयव किस दो संख्याओं के योगफल के रूप में हो या अंतर, दो संख्याओं के योगफल या अंतर के रूप में दी गई हो, तो उस सारणिक को उसी क्रम के, उस सारणिक को उसी क्रम के सारणिकों के योगफल या माइनस योगफल या अंतर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। पुनः देखिए, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो संख्याओं के योगफल या अंतर के रूप में, योगफल या अंतर के रूप में दी गई हो, तो उस सारणिक को उसी क्रम के, उस सारणिक को उसी क्रम के दो सारणिकों के योगफल या अंतर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये था प्रगुण नंबर 6। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए एक बार और रिवीजन मारेंगे। फिलहाल पहले पहुंच जाए वहां तक के, फिर प्रगुण नंबर 7 आता है। 7 क्या कहता है, पहले मैं लिख देता हूं। ऐसा दिया है, समझिए, एक सारणिक दिया है ना। इस सारणिक में मैं चाहता हूं, इसको चलो एक बार लिख के दिखाता हूं आपको, लिखने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, अब इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल गया होगा, शायद मैं बोलने से पहले आप कुछ आकलन कर पाए। ठीक है, देखिए क्या कहता है, आसानी से समझेंगे, थोड़ा प्यार से समझना, कोई चीज समझ में नहीं आया ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयव को दूसरे पंक्ति, यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति के अवयव को दूसरे पंक्ति के अवयव से जोड़ा जाए जो कि किसी संख्या से गुना हुआ हो, ठीक है, इस पंक्ति के साथ जोड़ा घटाया जा सकता है। तो इसको मैं इस रूप में सरल से सरल करूं। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं क्या देख रहा हूं, देखो अब समझो और समझने का प्रयास करते हैं क्या हो रहा है। ये सारणिक दी गई थी, इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि R1 को मैं R1 + 2R2 के रूप में रिप्लेस कर दूं। ठीक है, R1 को मैं क्या कर रहा हूं, R1 + 2R2 के रूप में रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या ऐसा, मतलब ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा करने से इस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, शब्दों में कैसे लिखेंगे, यदि किसी सारणिक में प्रथम पंक्ति है ना, इस सारणिक के प्रथम पंक्ति, बहुत नॉइस हो रही है, छोटा सा बच्चा रो रहा है घर में, तो थोड़ा देर ब्रेक करते हैं। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यदि किसी सारणिक में, ठीक है, यदि किसी सारणिक में द्वितीय पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके उसके
यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में उसके संगत अवयवों के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था मीनिंग चल रहा है। आप इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। किसी पंक्ति में या स्तंभ में, या फिर क्या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके उसे किसी भी पंक्ति में इसमें या इसमें उनके संगत अवयव के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऐसा करने से उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह था प्रगुण नंबर 7। चलिए बेटे बच्चों, अब देखते हैं प्रगुण नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है, तो प्रगुण नंबर 8 में पहले तो मैं आपको लिख दूं 1 1 1 बी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तथा इस सारणिक में दिए गए अवयव ए को बी से प्रतिस्थापित कर दें तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। सारणिक मान क्या आता है, देखो कैसा हो, पता ही नहीं, चेक करते हैं। 1 1 1 ए को मैं बी लिख दिया, सी ए के जगह लिखना है बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये और ये दोनों क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति या कोई दो क्या पंक्ति आपस में क्या दिख रहा है आपको, है ना, बराबर दिख रहा है। ठीक है, सॉरी पंक्ति ले लेते चलिए। कोई दो स्तंभ क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, कोई दो स्तंभ है ना, कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो गए तो उसका मान क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे ये है प्रगुण नंबर 8। ठीक है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ऐसा लिखा गया है। और यहाँ पे ये दो को 0 कर दिया जाए। एक ये पहला ले लेते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। यहाँ पे यदि मैं इसको 0 ले लूँ, इसको 0 ले लूँ, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा भी ले लेते हैं, एक और कर लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब यहाँ पे चलो इन दोनों को बराबर कर दी जाए, 0 कर दी जाए। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका प्रसार करेंगे तो हमें केवल 0 है ना। तो A3 के रेस्पेक्ट में A3 के साथ कुछ मिलेगा भाई, इसको और इसको छोड़ेगा तो क्या मिलेगा, A1 A2, ये छूटा। ठीक है, A3 के लिए कर रहे हैं तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, B1 B2 C1 और C2, इसमें कुछ मान मिलेगा। उसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं, इसके और इसी में बस मान मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। वैसे यहाँ देख लीजिए आप, तो इससे भी प्रसार किया जा सकता है। तो ये है प्रगुण नंबर 8 आपका, है ना। यदि किसी, ठीक है, इस प्रकार से सारणिक मिल जाए तो इसे गुणनखंड का प्रमेय भी कहते हैं। इसे गुणनखंड क्या कहते हैं, प्रमेय भी हम कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रमेय नंबर 9 में चलते हैं। प्रमेय नंबर 9 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 9 को भी हम समझते हैं, शब्दों में जाएंगे तो थोड़ा सा, है ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3।
तो A1 के सहखंड निकालेंगे हम। A1 का सहखंड निकालेंगे, B1 का सहखंड निकालेंगे और C1 का सहखंड निकालेंगे। A1 का क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे, B1 का सहखंड निकालेंगे और C1 का सहखंड निकालेंगे। ठीक है, A1 का सहखंड निकालेंगे। चलिए निकालिए, A1 का सहखंड निकालिए। कैसे निकालेंगे? A1 के सहखंड निकालिए, B1 के सहखंड निकालिए और C1 के सहखंड निकालिए। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए निकाल के रखिए। ठीक है, निकालिए बच्चों। मैंने क्या बोला था अभी? क्या बोला आपको? A1 B1 C1 के क्या निकालिए? आप सहखंड निकालिए। ठीक है, और उस सहखंड को हम क्या करेंगे? A2 प्लस B2 प्लस C2 क्या करेंगे? A1 का जो सहखंड आएगा उसको क्या करेंगे? दूसरे पंक्ति के जो अवयव हैं उनके साथ हम क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो हमें क्या देखेंगे? जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या किए एक बार और बताता हूं। सारणी हमें दिया रहेगा, हम क्या करेंगे? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव का हम क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका सहखंड निकालने में आपको सिखा चुका हूं। सहखंड कैसे निकालते हैं? Aij इक्वल टू -1 i प्लस जे और Mij। ठीक है, पहले आप क्या निकालेंगे? पहले आप उपसारणिक निकालेंगे और उपसारणिक में -1 के पावर में i प्लस जे का गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सहखंड मिल जाएगा। तो आप क्या सहखंड आपको निकालना बताया जा चुका है। A1 B1 C1 का आप क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे। यानी कि मैंने क्या किया? किसी पंक्ति, अगर मैं स्तंभ में कर रहा होता तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। मैं क्या करता? A1 का सहखंड निकालता, B1 का सहखंड निकालूंगा और C1 का सहखंड निकालूंगा। ठीक है, और उसे करूंगा क्या? A2 के साथ, है ना, संगत गुणनफल करूंगा। A2 B2 और C2, और ये जो आया हुआ है A1 B1 और C1 का सहखंड आया हुआ है, इनके साथ में क्या करूंगा? उसका गुणनफल करूंगा और तीनों को आपस में क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो मुझे मान क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। ये कहता है प्रश्न नंबर 9। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव के सहखंड के क्या निकालिए? सहखंड निकालिए और उस सहखंड को क्या कीजिए? दूसरे पंक्ति या स्तंभ के अवयव के संगत गुणनफल कीजिए और आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या मिलेगा? उसका मान हमें क्या मिलता है? शून्य मिलता है। तो बच्चों ये है कुल 9 प्रगुण। इसके स्टेटमेंट आपको बुक में अच्छे से मिल जाएंगे, आप बुक में स्टेटमेंट देख सकते हैं। मैंने आपको केवल होता क्या है उस प्रोसेस से अवगत कराया है। ठीक है, तो ये था 9 प्रगुण। तो जल्दी से अपन रिकैप देख लेते हैं। मिटाने का मैं कारक डाला। चलिए बच्चों, तो अपन क्या करेंगे? इसका प्रगुण, इसका रिकैप देख लेते हैं। क्या क्या सीखा हमने? क्या क्या सीखा है? जनरल अब ऐसे वर्बली बोल के देखते हैं। पहले में क्या देखा? यदि किसी सारणी के कोई है ना पूरा एलिमेंट, एक पंक्ति या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सारे क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूसरा में क्या देखा? उसके पंक्ति किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ बना देंगे या स्तंभ को पंक्ति बना देंगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा हमने क्या देखा? R2 को R1 और R1 को R2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार C1 को C2 को C1 भी लिख सकते हैं। इससे बदलेगा क्या? उसके सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका केवल चिन्ह बदलेगा। चौथा में हमने क्या देखा? चौथा में हमने देखा यदि किसी सारणी में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बराबर हो जाए, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर हमने क्या देखा? यदि किसी सारणी में
किसी पंक्ति में या स्तंभ में, पूरे में नहीं, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में किसी संख्या का गुना किया जाए तो जो सारणी का मान आएगा वो उतना गुना हो जाता है। जैसे 2 से गुना किया तो 2 गुना, 3 से गुना किया तो 3 गुना। इस प्रकार से हो गया 5। छठवां में हमने क्या देखा कि सारणी में यदि कोई पंक्ति के अवयव 2 संख्याओं का योगफल या अंतर के रूप में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस तो जो सारणी जो स्प्लिट होगी, जो टूटेगी, कैसे टूटेगी, उसी क्रम के 2 सारणिकों के योगफल या अंतर के रूप में टूटेगी। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि है ना, यदि मतलब क्या कर सकते हैं, R1 को कैसे रिप्लेस करते हैं, R1 Ri RT प्लस लेमडा RJ। उसी प्रकार Ci को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्या, Ci प्लस लेमडा Cj। इस प्रकार से स्थापित कर देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। फिर हमने देखा गुणनखंड में देखा, यदि कोई हमारा किसी 1 1 1 था, A B C था, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, A को B में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ा, A B B हो गया, यहाँ भी क्या बन गया, B B स्क्वायर बन गया। तो मैंने क्या देखा, प्रथम ये जो दोनों है वो 0 हो सकता है प्रगुण लगाने से, तो ये था। और 9वां मैंने क्या देखा, किसी पंक्ति के अवयव का आप क्या निकालिए, सहखंड निकाल लीजिए, उससे सेकंड पंक्ति के जो अवयव है उनके साथ प्रथम पंक्ति के अवयव के सहखंडों का गुना कीजिए और उनका आपस में जोड़ दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम टोटल 9 प्रगुण के साथ आने वाले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो टोटल था 9 आपके प्रगुण होते हैं। चलिए ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद है मैंने काफी हद तक के आपको इस पे अपनी समझ बनाने में कामयाबी पाई होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।